यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों का एंटी नेट का एग्जाम जो है वो अनाउंस हो चुका है और 16 जून को हमारा जो है वो एग्जाम है। तो उसके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं। तो सबसे पहले भाई अपना फॉर्म जो है वो भर लो, ठीक है। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। तो अभी आप एग्जाम फॉर्म जो है उसको फिलअप कर दीजिए, ठीक है। और आपको मालूम ही होगा कि इस बार जो अपना पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। OMR शीट आपको मिलेगा, तो गोले भरने होंगे। बहुत ही मतलब मैं ये कह रहा हूं कि किस्मत वाले हो कि तुम्हारा पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड के जरिए हो रहा है। देखो, पहले ऑनलाइन होता था तो बच्चे उसमें भी पास हुए, लेकिन ऑफलाइन में आपका एक एडवांटेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आप जब क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको वो पेपर वहीं पे पेपर शीट आपको जो है वो मिलेगी, वहीं पे आप टिक लगा सकते हो और बाद में एक साथ सारे गोले जो भर लो। बहुत एडवांटेज है, मतलब, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट ये है, तो इसी एडवांटेज का फायदा उठाओ भाई, और इसी बार कोशिश करो। कोशिश का मतलब आप एक अपना नियम बना लो कि भाई मुझे पूरा दिन के अंदर जो है वो 8 से 10 घंटे मेरे को पढ़ाई करनी है। ये अपना नियम बना लो 50 दिनों के लिए, क्योंकि लगभग 55 डेज जो वो आपके पास में पड़े हैं एग्जाम तक के लिए, ठीक है ना। तो आप नियम बनाओ कि भाई मुझे कुछ भी करके जो है वो डेली का 10 से 12 घंटे मुझे जो है पढ़ाई करनी है। कैसे भी आप करके निकालो, ठीक है। सिर्फ 50 दिन की बात है। ये 50 दिन पूरा के पूरे अपने ऊपर जो है डिवोट करो और लग जाओ तैयारी पे, ठीक है ना। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने बताया भी था कि क्या स्ट्रेटजी आपको ऑप्ट करनी चाहिए। वहां पे मैंने डिस्कस किया था कैसे आपको सिलेबस निपटाना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे MCQs करने हैं। और कल आपको मैंने ये भी बोला था कि अब हम लोग जो है 50 डेज तक जो है कंटिन्यूटी हम मेंटेन करेंगे और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ MCQs या फिर रिवीजन वीडियो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर भी। और बाकी अभी जून तक के लिए हमने एक बैच जो है वो भी लॉन्च किया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है वो बैच में भी आप एनरोलमेंट करवा सकते हो। उसमें 5,000 रुपए के अंदर आपको 30 जून तक के लिए लगभग 2 महीने के लिए जो है वो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर का जो है वो एक्सेस आपको मिल जाएगा। प्लस में रिवीजन वीडियो भी मिल जाएंगे और प्लस में प्रैक्टिस MCQs भी मिल जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, तो आज है अपना डे 1 और डे 1 की शुरुआत हम जो है वो करते हैं हमारे पेपर नंबर 2 कॉमर्स से। और पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर जो अपना यूनिट नंबर 10 है, यूनिट नंबर 10 दैट इज द इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, उस यूनिट के आज की इस क्लास के अंदर हम 30 MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं लगभग आप ये लगा लीजिए कि इनकम टैक्स के लगभग कोई 500 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आप वो 500 क्वेश्चन करके चले गए, मैं आपको गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन आपका इनकम टैक्स उसमें से गलत नहीं होगा। क्या पता सारे क्वेश्चन उसमें से आ जाए, और अगर सारे नहीं भी आए तो जो भी क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन से जो है वो रिलेट करेंगे। तो जो MCQs अब मैं आपको करवाऊंगा एग्जाम तक, मतलब ये 50 दिन जो हम MCQs करेंगे, चाहे वो पेपर नंबर 1 की हो, चाहे वो पेपर नंबर 2 की हो, प्लस में जो रिवीजन वीडियोस है, अगर कोई बच्चा ये करके जाता है अच्छे तरीके से, सारे MCQs कॉन्सेप्चुअली समझ के अगर कोई बच्चा जाता है, तो मैं ये मानता हूं कि उसका JRF जो है वो कोई रोक नहीं सकता है। 100% जो है वो आपका JRF आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो जो MCQs है बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। ये मत समझिएगा कि सर नहीं ये तो हम बाद में देख लेंगे। डेली के डेली जितने मैं करवाऊंगा उतने डेली के डेली बस आप करते रहिए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना जी। चलो शुरुआत करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो शुरुआत करेंगे हमारे इनकम टैक्स से, और इनकम टैक्स के टॉप 30 MCQs को हम लोग जो डिस्कस करेंगे। कुछ चैप्टर मैंने इसके अंदर जो है वो इंक्लूड करे हैं, बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके धीरे धीरे करके हम डेली बेसिस पे जो है वो कुछ MCQs जो है वो डिस्कस करते चलेंगे। तो आज है अपना डे नंबर 1, अपना जो 50 दिन का जो हमने टारगेट बना के चला उसका डे 1 है। एक छोटी सी बात आपको और मैं और बोलना चाहूंगा, आप एक मेरे कहने पे एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है ना। तो आप मेरे कहने पे एक बार जो है मैनिफेस्टेशन जरूर कीजिएगा। ये 50 दिन के लिए आप मेरे कहने पे एक बार, सिर्फ एक बार सुबह जब आप उठते हैं, ठीक है, तो आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर ये बोला है कि मतलब आप भगवान को, जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप हाथ जोड़ के आप उनको बोलो कि भगवान मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मुझे JRF मिल गया है। आप बस एक बार मेरे कहने पे ये काम आप कीजिए, जरूर कीजिए। सुबह उठ के आप 21 बार आपको वैसे बोलना होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो 21 टाइम्स के लिए, लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगा आप 7 बार जो है वो बोलिए। जैसे आप सुबह उठो ना, सुबह उठ के जैसे आप अपना बेड से उठते हो, तो बस आप अपना खड़े हुए हाथ जोड़िए और हाथ जोड़ के 7 बार सिर्फ इसको प्रेजेंट टेंस के अंदर जो है आप बोलिए कि ऑलमाइटी मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मुझे JRF मिल गया है, मुझे JRF मिल गया है। 7 बार आप ये जो है वो बोलिए। आप जब तक अपना ये चलेगा ना, तैयारी चलेगा, तब तक आप डेली बेसिस पे ये काम जरूर करना। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब रिजल्ट आएगा ना इसका, आप
खुद हैरान हो जाओगे, आप यूं कहोगे सर ये क्या ही हो गया। आप एक बार मेरे साथ ये कीजिएगा, ठीक है ना, डेली बेसिस पे मैं भी आपको याद करवा दूंगा कि हाँ भाई वो रहता है, ठीक है। तो आप मैनिफेस्ट कीजिए एक बार, मैनिफेस्टेशन में बहुत जबरदस्त वाली पावर है। तो आप एग्जाम तक एक बार मेरे साथ जो है वो डेली बेसिस पे मैनिफेस्टेशन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, मेरे कहने पे। ओके जी, चलो अब आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं, टाइम आपका खराब नहीं करूंगा मैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है ये, बोलता है इनकम। आप ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊं 30 करके मैं लगभग आपको कोई 300 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये 300-400 क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा, और इसमें पीवाईक्यू भी कराऊंगा अलग से। ये जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा इससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज तो होगा ही होगा, और पेपर में कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चन आपके घूम फिर के निकल के आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप इसको बड़ी तरीके से कर लेना। ओके चलो, बोलता है इनकम जो अराइज या एक्रू होती है आउटसाइड इंडिया, कोई भी इनकम जो एक्रू या अराइज हुई कहां पे, आउटसाइड इंडिया। वैसे तो अगर कोई भी इनकम इंडिया के बाहर अराइज होती है, इंडिया के बाहर एक्रू होती है, और अगर वो रिसीव इंडिया के बाहर होती है तो उसको फॉरेन इनकम बोलते हैं। लेकिन क्या बोलता है, इनकम जो एक्रू या अराइज हुई आउटसाइड इंडिया बट आर रिसीव डायरेक्टली इनटू इंडिया, लेकिन वो रिसीव कहां पे, इंडिया में। तो बताइए वो किसके लिए टैक्सेबल है। देखिए सबसे पहले ये बात करते हैं, इनकम दो तरह की होती है, एक होती है इंडियन इनकम, एक होती है फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल होती है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, और चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, ठीक है जी। लेकिन बात करते हैं किसका, फॉरेन इनकम का। फॉरेन इनकम ओनली जो है, जो नॉन रेसिडेंट है उसके लिए एग्जम्प्ट होती है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, और जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके लिए फॉरेन इनकम सारी एग्जम्प्ट होती है, एक छोड़ के पीजीबीपी की इनकम, जो पीजीबीपी कंट्रोल कहां से हो रहा है, इन इंडिया हो रहा है, ठीक है जी। लेकिन यहां पे जो है वो क्या बोल रहे हैं, एक इनकम जो एक्रू या अराइज कहां पे, आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो रिसीव कहां पे, इंडिया में। तो कोई भी इनकम जो रिसीव इंडिया में हो या फिर एक्रू या अराइज इंडिया में हो, दोनों में से कोई भी एक चीज अगर इंडिया में हो रही है तो वो क्या, इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम सभी के सभी असेसेस के लिए जो है वो क्या होती है, टैक्सेबल। तो क्या बोलता है, मैंने यहां पे लिखा एनी इनकम, कोई भी इनकम जो एक्रू या अराइज होती है कहां पे, इंडिया में, और रिसीव या डीम टू भी रिसीव होती है कहां, इंडिया में, ठीक है। अगर इंडिया में एक्रू हुई, इंडिया में ही वो इनकम जो है वो एक्रू हुई है, या इंडिया के अंदर ही वो इनकम अराइज हुई है, या वो इनकम अराइज तो बाहर हुई थी लेकिन रिसीव इंडिया में होगी, तो वो इनकम जो है वो क्या, इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है फॉर ऑल टाइप ऑफ असेसी। तो फर्स्ट का जो आपका आंसर बनेगा वो क्या है, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम विच एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। एक इनकम जो एक्रू या अराइज कहां पे, आउटसाइड इंडिया में, लेकिन वो इनकम उसका जो सोर्स था वो क्या था, वो एक ऐसा बिजनेस था जो हो तो विदेश में रहे बट उसका कंट्रोल कहां से, इंडिया में है, ठीक है। तो वो इनकम किसके लिए टैक्सेबल है, वो इनकम ध्यान देना है तो ये क्या, फॉरेन इनकम है, तो क्या, फॉरेन इनकम। लेकिन ये फॉरेन इनकम कंट्रोल कहां से हो रही है, इंडिया से हो रही है। कहां से हो रही है, इंडिया से। तो ये इनकम आपकी ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट दोनों के लिए जो है वो क्या है, टैक्सेबल। और ये इनकम जो है नॉन रेसिडेंट के लिए जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, इनकम जो एक्रू या अराइज होती है आउटसाइड इंडिया में फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ बोथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एक पर्सन था, वो बोर्न हुआ, उसका जन्म हुआ 5 अप्रैल 1999 को कहां पे, इंडिया में। इंडिया के अंदर उसने जो है वो क्या लिया, जन्म लिया। ही लेटर ऑन टुक द सिटीजनशिप ऑफ यूएसए, और बाद में उसने जो है वो इंडिया की नागरिकता छोड़ के और यूएसए की नागरिकता ले ली। आर एक पर्सन था, उसका जन्म कहां पे हुआ, इंडिया के अंदर हुआ। कब हुआ, 99 में, ठीक है जी। और उसने जो है वो यूएसए की क्या ले ली, नागरिकता। अब आपके पास जो है वो जनरली एक ही देश की क्या होती है, सिटीजनशिप होती है। तो उसने इंडिया की नागरिकता को क्या कर दिया, त्याग कर दिया, और वो उसने कहां का नागरिक बन गया, यूएसए का। नीदर हिज पेरेंट नोर हिज ग्रैंड पेरेंट वर बोर्न इन डिवाइडेड और अनडिवाइडेड इंडिया, ना तो उसके पेरेंट्स और ना तो उसके दादा दादी, ना ही उसके नाना नानी ने अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर जन्म भी नहीं लिया। तो आर इस केस में क्या है, तो आर इस केस में अपने इंडिया के लिए, इंडिया का सिटीजन नहीं है क्योंकि उसने सिटीजनशिप कहां के लिए ली है, यूएसए की। तो अपने लिए ओनली वो क्या है, फॉरेन नेशनल। वो क्या है, फॉरेन नेशनल। आगे बढ़िए, आर जिसका जन्म हुआ 1989 में, कहां पे, इंडिया के अंदर। उसके फादर का जन्म हुआ था 1949 में, कहां, इंडिया में। और उसकी मदर जो है उसका जन्म हुआ कहां पे, इंग्लैंड में। उसके फादर, उसके जो ग्रैंडफादर थे, जो उसके दादाजी थे, उनका जन्म हुआ कहां, इंग्लैंड में। और उसकी जो ग्रैंड मदर थी उनका जन्म हुआ कहां, साउथ अफ्रीका में। पूरी उलझी हुई फैमिली थी, ठीक है जी। अब मेन बात, द पेरेंट्स जो है आर के, अलोंग विद आर के पेरेंट्स ने आर के साथ में मिल करके सिटीजनशिप ले ली कहां की, इंग्लैंड की। तो बताओ आर क्या है। अगर
ध्यान देना, अगर आर के पेरेंट सिटीजनशिप ले लेते हैं, आर का जन्म कहां पे हुआ, इंडिया, तो बाय बर्थ, जैसे आपका जन्म अगर इंडिया के अंदर हुआ ना, तो बाय बर्थ आपको इंडिया की क्या मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाती है, आप इंडिया के क्या होते हो, सिटीजन होते हो, अगर आपका जन्म कहां पे हुआ है, इंडिया के अंदर हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके पेरेंट्स ने आर के साथ मिल करके नागरिकता ले ली कहां की, इंग्लैंड की, तो आर अब अपने लिए, चाहे वो भारत का नागरिक था, लेकिन अब वो इंडिया के लिए जो है वो क्या हो गया, ओनली एंड ओनली फॉरेन नेशनल। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आर एक पर्सन है इंडियन ओरिजिन का, उसने इंडिया में विजिट किया 3/10/2023 को, 3 अक्टूबर 2023 को वो इंडिया के अंदर आया और उसने प्लान किया कि वो स्टे करेगा इंडिया में कितने दिन के लिए, 185 दिनों के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग 4 ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर, जो आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, उससे पहले के 4 सालों के अंदर ही वाज इन इंडिया फॉर 750 डेज, वो इंडिया के अंदर 750 दिन इंडिया के अंदर वो रहा। अर्लियर टू डेट ही वाज नेवर इन इंडिया, और उससे पहले वो इंडिया के अंदर कभी भी नहीं रहा। उसकी टोटल इनकम जो है एक्सक्लूडिंग द फॉरेन सोर्सेज, बोले तो इंडियन इनकम, उसकी जो इंडियन इनकम है ना, इंडिया के अंदर आकर उसने जो इनकम कमाई है वो कितनी है, 25 लाख। तो असेसमेंट 24-25 के लिए बताइए आर जो है उसका स्टेटस क्या है। तो अगर मान लो कोई भी फॉरेन नेशनल इंडिया के अंदर आकर जो वो क्या करता है, मतलब कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के अंदर आता है और इंडिया के अंदर आके कुछ पैसा कमाता है, और अगर वो यहां पे इंडिया में रह के, ध्यान देना, अगर वो इंडिया में रह के इंडियन इनकम कमाता है कितनी, 15 लाख से ज्यादा, तो अगर उसने 120 दिन भी इंडिया के अंदर क्या किया, स्टे किया है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको क्या बोल देगी, यू आर द रेसिडेंट। और आप लेकिन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, आप क्या हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये ध्यान रखना, मैंने यहां पे कंडीशन जो है वो लिख दिया है कि अगर कोई भी फॉरेन नेशनल, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया के अंदर आता है और यहां पे आके स्टे करता है और कुछ पैसे कमाता है, तो अगर उसने 120 दिन, ध्यान देना 120 डेज और मोर से अगर उसने इंडिया के अंदर क्या किया, स्टे कर लिया, और उसकी जो इंडियन इनकम है वो कितनी है, 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इसके ऊपर 182 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल ना होके 120 दिन की कंडीशन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। और 120 दिन की कंडीशन के बेस पर हम लोग जो है वो डिसाइड कर लेंगे कि ये जो है वो क्या है, रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, ठीक है ना। तो बेसिक कंडीशन जो होती है ना, पहली बेसिक कंडीशन क्या होती है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन इंडिया के अंदर स्टे किया। तो अगर मान लो कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के अंदर रहता है और यहां पे आगे कुछ पैसा कमाता है, तो अगर उसकी इनकम जो है फ्रॉम इंडियन सोर्सेज से अगर वो कितनी है, 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर 182 की जगह हम लोग जो है 120 दिन की कंडीशन को जो है वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो वो यहां पे इंडिया में कितने दिन रहा, अक्टूबर, वो कब आया, वो आ गया था जी 3 अक्टूबर को, 3/10/2023 को वो इंडिया के अंदर आ गया था। तो 3 अक्टूबर से और 31 मार्च तक जो वो कितने दिन रहा, अक्टूबर के महीने में 29, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 181 दिन। लेकिन क्योंकि उसकी जो इनकम है वो कितनी है, इंडियन सोर्सेज से इनकम कितनी है, 25 लाख है, तो इसका मतलब 15 लाख से क्या ज्यादा है, तो 182 दिन की कंडीशन जो है वो यहां से क्या कैंसिल हो जाएगी और कौन सी लग जाएगी, 120 दिन की। तो वो उसका जो स्टेटस रहेगा वो क्या रहेगा, वो इंडिया का रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आर एक सिटीजन ऑफ इंडिया था, उसने इंडिया को छोड़ दिया फॉर यूएस के लिए, वो यूएस चला गया 16/8/2023 को, 16 अगस्त 2023 को वो कहां चला गया, इंडिया चला गया, क्या करने के लिए, फॉर बुकिंग ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी में जॉब करता और इंडियन कंपनी ने उसको जो है वो कहां भेज दिया, यूएस भेज दिया कि जाओ और वहां पे जाके हमारे ऑर्डर से वो बुक करके आओ, फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स टू द यूएसए। ही केम बैक टू इंडिया ऑन द 5/5/2024, और फिर वो वापस कब आया, 5 मई 2024 को जो है वापस आया। और ही हैड बीन रेसिडेंट इन द इंडिया फॉर द पास्ट 10, और उससे पीछे के 10 सालों तक वो इंडिया का क्या था, रेसिडेंट था। पहली बार मान लो विदेश गया, ठीक है। अब बताओ कि असेसमेंट 2024-25 के लिए जो है आर का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। देखो आर गया कब है, आर गया 16/8 को, तो इसका मतलब ये जो पीरियड है 1/4/2023 से और 16/8 तक का पीरियड उसने कहां पे स्टे किया, इंडिया में। तो इसका मतलब कितने दिन किया, चौथा महीना 30 दिन, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, टोटल मिला के 138 दिन उसने इंडिया में स्टे किया। अब ये बताओ सबसे पहली बेसिक कंडीशन क्या होती है कि प्रीवियस ईयर में 182 दिन, 182 उससे ज्यादा दिन अगर आपने इंडिया में स्टे किया देन यू आर द रेसिडेंट। लेकिन उसने 182 तो नहीं किया, 138 किया। तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन जो वो क्या होती है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन और उससे पीछे के 4 सालों में 365 दिन। तो वो कंडीशन तो हमारी क्या हो रही है, पूरी हो रही है, क्योंकि उसने प्रीवियस ईयर में 60 की जगह 138 दिन इंडिया में स्टे किया और उससे पहले जो 10 सालों तक वो क्या था, रेसिडेंट भी था। तो इसका मतलब उसने बेसिक कंडीशन पूरी क्या कर दी, फुलफिल कर दी। तो और जो एडिशनल कंडीशन है वो तो ऑलरेडी क्या है उसकी फुलफिल है, क्योंकि एडिशनल कंडीशन कितनी होती है टोटल मिला के 2। पहली एडिशनल कंडीशन क्या, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे के 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया में स्टे किया, और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे के 10 सालों में कम से कम 2 साल वो क्या रहा, रेसिडेंट। दोनों कंडीशन वो पूरी कर रहा है, तो उसका जो स्टेटस है वो क्या होगा, वो रेसिडेंट भी है और वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा,
क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। अगर कोई भी इंडियन कंपनी डिविडेंड का भुगतान करती है कहां पे, आउटसाइड इंडिया, तो वो जो है वो टैक्सेबल है किसके लिए, अगर वो डिविडेंड रिसीव होता है कहां पे, इंडिया। अगर रिसिपिएंट जो है उसको रिसीव करता है कहां, इंडिया में, तो वो इंडियन इनकम मानी जाएगी और उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा। तो बोलते हैं डिविडेंड पेड बाय द इंडियन कंपनी, अगर कोई भी इंडियन कंपनी जो है आउटसाइड इंडिया डिविडेंड का भुगतान करती है वो टैक्सेबल है इन इंडिया इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट, जो उसको रिसीव करेगा। आगे, वेयर ए नॉन रेजिडेंट एनआरआई हैज एन इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कनेक्शन इंडिया। अगर एनआरआई की कोई भी ऐसी इनकम है जिसका बिजनेस कनेक्शन कहां से, इंडिया से है, तो वो इनकम जो है वो क्या होगी, सच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया एज इट इज डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया। तो उसको क्या माना जाएगा, उसको इंडियन इनकम माना जाएगा। और अगर इंडियन इनकम मानेंगे तो फिर उस इंडियन इनकम पे हम उससे जो टैक्स चार्ज कर लेंगे, चाहे उसका स्टेटस कोई भी हो। तो ये बात ध्यान रखना कि इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल होती है, चाहे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आप ऑर्डिनरी हो, आप नॉट ऑर्डिनरी हो, और चाहे आप नॉन रेजिडेंट क्यों ना हो। अगर आपने इंडियन इनकम कोई भी कमाई है तो उसके ऊपर आपको टैक्स इंडिया के अंदर पे करना ही करना पड़ेगा। आगे, एक कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट। एक कंपनी का रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना किस बात पर डिपेंड करता है, सर वो डिपेंड करता है, जो इंडियन कंपनी है वो हमेशा क्या होती है, रेजिडेंट है, और जो फॉरेन कंपनी है, अगर उस फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट POEM कहां पे, इंडिया में, तो वो क्या होगी, वो है रेसिडेंट। तो एक कंपनी सेट टू बी रेसिडेंट कब बोलेंगे, इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, या वो इंडियन कंपनी है, या उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बोले तो POEM वो कहां पे है, इन इंडिया है, तो हम क्या बोल देंगे कि वो उसका जो स्टेटस है वो क्या है, रेसिडेंट है। आगे बढ़े, अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर और ऑप्टिंग आउट ऑफ द नेशनल पेमेंट पेंशन स्कीम। आपने नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर 80CCD के अंदर जिसकी डिडक्शन मिलती है उसके अंदर आपने जो है कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया था, अब आप अपने उस स्कीम को क्या कर रहे हो, क्लोज करवा रहे हो। जब आप अपनी स्कीम को जो है वो क्या करोगे, क्लोज करवाते हो, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होता है, जो भी पैसा आपको टोटल मिलता है ना, तो उसमें से क्या, बताओ जल्दी बताओ क्या होता है, जब आपने जो आपकी नेशनल पेंशन स्कीम थी उसमें जो पैसा कंट्रीब्यूट हर साल करते थे, अब उस स्कीम से अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हो या उससे पैसा सारे निकाल रहे हो, स्कीम को बंद कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, तो जितना भी पैसा आपको मिलेगा उसमें से फ्लैट 60% क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, एंड 40% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो इस केस के अंदर एग्जेम्पशन जो है वो कितनी होगी, 60% टोटल अमाउंट जो है वो क्या, एग्जेम्प्ट, एंड 40% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। आगे, व्हाट शुड बी योर आंसर इन द अबव केस इफ देयर इज ए पार्शियल विड्रॉल। अगर असेसी जो है वो क्या करता है, पार्शियल विड्रॉल, सारा पैसा नहीं निकालता, सिर्फ पार्शियल विड्रॉल। तो पार्शियल विड्रॉल का केस आपको मैंने क्या बताया था, 80CCD के अंदर हम लोग जो वो चेक करते हैं, अगर असेसी पार्शियल विड्रॉल करता है तो अगर सिर्फ 25% तक, कितना, जितना भी टोटल अमाउंट पेबल है उसका सिर्फ 25% तक निकाला तो सारा का सारा अमाउंट क्या होगा, एग्जेम्प्ट। तो अगर पार्शियल विड्रॉल है तो उस केस के अंदर जो वो क्या होगा, 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होता है। आगे, अमाउंट रिसीव बाय द नॉमिनी। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसको पैसा मिला, नॉमिनी को। नेशनल पेंशन स्कीम में असेसी ने पैसा जमा कराता था, असेसी की बेचारे की डेथ हो गई, तो वो जो स्कीम थी वहां से सारा पैसा मिल गया असेसी के नॉमिनी को। तो असेसी के नॉमिनी को अगर पैसा मिलेगा ना, तो अब वो 40% वाला जो केस था वो एप्लीकेबल नहीं होगा, पूरा का पूरा पैसा क्या होगा, एग्जाम। तो क्या बोलता है, अमाउंट रिसीव बाय द नॉमिनी एट द टाइम ऑफ क्लोजर और ऑप्ट आउट ऑफ द नेशनल पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80CCD ड्यू टू डेथ ऑफ द असेसी शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ 100% ऑफ द, तो टोटल 100% जो है वो क्या पैसा क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, सर एग्रीकल्चर इनकम वैसे फुली एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, हम एक बार जो है क्या करते हैं, टैक्स रेट निकालते हैं। तो हम यहां क्या, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट ऑल्दो फुली एग्जेम्प्ट बट इट इज टू बी एग्रीगेट। लेकिन एक बार उसको जो है वो क्या करते हैं, हम बेसिक एग्जाम पहले उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर जोड़ के उसके ऊपर टैक्स निकालते हैं, फिर जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उसको हम लोग जो है वो क्या करते हैं, उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर जोड़ते हैं और वहां से जो है वो क्या करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं। तो क्या बोलते हैं, ऑल्दो फुली एग्जेम्प्ट बट इट इज टू बी एग्रीगेटेड इन केस ऑफ सर्टेन असेसी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स ऑन द नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो आंसर क्या, सी। आगे बढ़े, आर ट्रेस ए मिसिंग पर्सन। एक पर्सन गुम हो गया था और आर को वो बंदा मिल गया, आर ने उसको पकड़ा, उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, उसके घर वालों ने खुश हो गए और आर को जो है वो क्या दे दिया, 1 लाख रुपए दे दिए। ऑल्दो देयर वाज नो स्टिपुलेशन, कोई कंडीशन नहीं थी, बस आर मिल गया तो आर के घर वाले बड़े खुश हुए। उन्होंने जो है जो जिस पर्सन ने मतलब उन्होंने क्या किया, आर को जो है वो क्या दे दिया, 1 लाख रुपए दे दिए। अब ये 1 लाख रुपए जो आर को रिसीव हुआ, बताओ ये क्या है, दिस इज ए कैजुअल इनकम। ये क्या है, कैजुअल इनकम, और ये फुली जो है वो क्या है, टैक्सेबल। चलो जी आगे, एनी पेंशन रिसीव बाय द इंडिविजुअल और द फैमिली पेंशन रिसीव बाय द मेंबर ऑफ हिज फैमिली वेयर सच इंडिविजुअल इज इन सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड वाज अवॉर्ड बाय
परमवीर चक्र, अगर मान लो कि एसएससी जो है उसको परमवीर चक्र या महावीर चक्र या वीर चक्र या फिर गैलेंट्री अवार्ड, कोई भी बहादुरी पुरस्कार अगर उसको मिला हुआ है तो उसको अगर कोई भी जो है वो क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, तो वो पेंशन जो है वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट। उसको या उसके फैमिली मेंबर को अगर वो पेंशन मिलेगी तो वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट। चलो जी आगे नेक्स्ट, एनी अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी पैसा अगर आपको मिला किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से या फिर लोकल अथॉरिटी से, बाय एन इंडिविजुअल और इज लीगल हायर बाय वे ऑफ कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर। कभी भी जो है वो क्या आ गया, डिजास्टर आया, तूफान की वजह से जो है वो क्या नुकसान हो गया, गवर्नमेंट ने आपको जो है कंपनसेशन दे दिया। अब वो जो कंपनसेशन मिलता है तो सेक्शन 10 के अंदर जो है वो क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन अगर आपने वो जो नुकसान की कहीं पर डिडक्शन ले ली, ध्यान देना, अगर नुकसान हुआ डिजास्टर्स की वजह से, अगर कोई लॉस हो गया, गवर्नमेंट अगर आपको कंपनसेशन दे दिया 50 लाख रुपए, तो 50 लाख रुपए पूरा का पूरा क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन जितना आपका नुकसान होता है, अगर आपने उसकी कोई रिडक्शन पीजीबीपी हेड में क्लेम कर ली, तो जितने की रिडक्शन क्लेम करी है उतना अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो क्या बोलता है, एनी अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी बाय एन इंडिविजुअल और इज लीगल हायर बाय वे ऑफ कंपनसेशन, गवर्नमेंट से क्या मिला, कंपनसेशन मिला, ऑन अकाउंट ऑफ, किस वजह, किसके लिए, डिजास्टर आ गया था, इट शैल बी, तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट, वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन एक बात होती है याद रखिए, क्या, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय सच डिजास्टर। तो डिजास्टर की वजह से जो लॉस होता है, अगर आपने उसकी क्या ले ली है, डिडक्शन ले ली है, तो उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी। आओ, इनकम फ्रॉम द लॉन्ग टर्म, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म गेन, अगर कोई भी इनकम राइज हुई, लॉन्ग टर्म गेन हो गया, फ्रॉम ट्रांसफर द इक्विटी शेयर, आपके पास में किसी कंपनी के इक्विटी शेयर थे, आपने उसको बेच दिया, तो वहां से अगर कोई भी इनकम राइज होती है तो वो क्या होगी, टैक्सेबल। क्या है, टैक्सेबल। चाहे आपने उसको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से ही बेचा हो, चाहे आपने उसको एनएससी बीएससी यहां से बेचा हो और आपने उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का भी पेमेंट किया हो, तो भी पूरा अमाउंट जो है वो क्या होगा, टैक्सेबल। आगे बढ़े। आर एक पर्सन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जॉब करता है कहां पे, आर लिमिटेड में, एज एन इंटरनल ऑडिटर। आर लिमिटेड का वो क्या, इंटरनल ऑडिटर है, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल ऑडिटर है। एंड रिक्वेस्ट करता है एम्प्लॉयर को कि वो कॉल करे रेम्युनरेशन एज इंटरनल ऑडिट फी, और वो ये बोलता है कि भाई मेरे को सैलरी जो देते हो ना, जो रेम्युनरेशन देते हो, वो किस नाम का दिया करो, इंटरनल ऑडिट फीस के नाम का दिया करो। अब क्वेश्चन ये है, ये जो पैसा इंटरनल ऑडिट फीस के नाम का आर को मिला, तो आर उसको कहां पे दिखाए, आर उसको अपने प्रोफेशन की इनकम दिखाएगा या फिर उसको सैलरी का इनकम दिखाए। आर क्या है, एम्प्लॉयड है, बोलो तो जॉब करता है एज एन इंटरनल ऑडिटर, तो वो कंपनी का क्या, एम्प्लॉई है, और एम्प्लॉई है तो उसको जो भी रेम्युनरेशन मिलेगा कंपनी की तरफ से वो सब टैक्सेबल होगा कहां, अंडर द हेड सैलरी। कहां पे, सैलरी में। आगे बढ़े नेक्स्ट। आर वॉज एम्प्लॉयड फ्रॉम 1/8/2020, आर जो है उसकी जॉब लगी 1/8/2020 को, बोलते 1 अगस्त 2020 को, इन ए ग्रेड सिस्टम उसको मिला था 15,400, ये 15,000 फिर 400, ये क्या होता है, ये होता है एनुअल इंक्रीमेंट। ये क्या होता है, एनुअल इंक्रीमेंट। फिर 17,000, फिर 500, फिर 22,000। उसकी जो सैलरी फिक्स की गई वो की गई 16,200। जिस दिन उसने ज्वाइन किया, बोले तो 1 अगस्त 2020 को जब उसने ज्वाइन किया, उसकी सैलरी कितनी थी, 16,200। आपको बताना है असेसमेंट ईयर 2024-25 में उसकी सैलरी कितनी। असेसमेंट ईयर 2024-25 इसका मतलब इसका जो प्रीवियस ईयर है वो क्या, इसका जो प्रीवियस ईयर है वो है 2023-24। तो आपको बताना है कि 1/4/2023 से 31/3/2024 तक आर की जो सैलरी है वो कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो ग्रेड सिस्टम के अंदर जो हम क्या करते हैं, देखो जैसे यहां पे 1/8 को जब उसने ज्वाइन किया तो उस टाइम पे उसकी सैलरी जो है वो कंपनी ने कितना डिसाइड किया, 16,200। तो 1/8 से लेके 31/7 मतलब 1 साल तक ग्रेड सिस्टम जो है वो कितना देगा उसका, 16,200। फिर जैसे 1 साल कंप्लीट होगा, अब उसको इंक्रीमेंट लगेगा कितने का, 400, क्योंकि अभी वो उसकी 16,200 17,000 से नीचे, तो हर साल इंक्रीमेंट कितना, 400 का। तो अब अगले साल उसकी सैलरी कितनी होगी, 16,600। फिर 1 साल जैसे कंप्लीट होगा, फिर अगले साल फिर सैलरी कितनी होगी, 17,000 पहुंच जाएगी। और अगले साल सैलरी जो है वो कितनी होगी, अब 400 का इंक्रीमेंट नहीं, जैसे सैलरी 17,000 होगी अब इंक्रीमेंट लगेगा कितने का, 500 का। तो अब सैलरी कितनी, 17,500। तो आपको बताना है 1/4 से लेकर के और 31/3/2024 तक उसकी सैलरी कितनी। तो 1/4/2023 इस पीरियड में 31/7/2023 तक उसकी जो सैलरी थी वो कितनी थी, ये जो आपके 4 महीने का पीरियड है, इस 4 महीने में जो उसकी सैलरी थी वो थी 17,000 रुपए पर मंथ, और अगले 8 महीने में जो उसकी सैलरी थी यहां से लेके और यहां तक वो कितनी थी, 17,500 रुपए पर मंथ। तो उसकी जो टोटल सैलरी है वो कितनी, 4 इंटू में 17,000
कितना 68,000 और 8 इंटू में 17,500 कितना 1,40,000। तो टोटल मिला के जो उसका सैलरी होगा वो कितना होगा 2,08,000। तो उसकी जो सैलरी है वो कितनी 2,08,000। ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको जब हमने सैलरी पढ़ा तो भी करवाया था, थोड़ा देख लेना एक बार। आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया इंक्रीज इन डीए। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम जो है वो डीए बढ़ाएंगे आपका। गवर्नमेंट ने कब डिसाइड किया 15 मार्च 2023 को बोल दिया कि हम डीए जो है वो क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है ये बताओ जल्दी। हमारा प्रीवियस ईयर 1/4/2023 से 31/3/2024 और असेसमेंट ईयर क्या हमारा 1/4/2024 से 31/3/2025। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि भाई डीए हम अनाउंस करेंगे 15/3 को अनाउंस कर दिया विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और जो आपको डीए मिलेगा ना अब वो कब से मिलेगा 1/5/2018 से। मतलब पहले से काउंट करके 1/5/2018 से आप काउंट कर लो, यहां से लेके यहां तक का महंगाई भत्ता आपको सारा का सारा जो है वो क्या होगा मिलेगा। और उसका पेमेंट जो है वो कब हुआ 6/4/2023 को। पेमेंट कब हुआ यहां पे 6/4/2023। तो एरियर जो भी डीए का मिला, जो भी आपको डीएनएस अलाउंस ये पीछे के इतने सालों का जो डीए मिला, क्वेश्चन ये किस साल टैक्सेबल होगा बताओ बताओ। जिस साल अनाउंस किया उस साल या जिस साल रिसीव हुआ, जिस साल रिसीव होगा उस साल। तो अगर आपको कोई भी एरियर अगर आपको मिलता है या कोई भी एडवांस, तो जिस टाइम पे वो एरियर मिला उस टाइम पे वो जो है वो क्या होगा टैक्सेबल। तो चाहे अनाउंस पिछले साल हो गया था 2022-23 में हो गया था, लेकिन रिसीव कब हुआ 6/4/2023 को। इसका मतलब इस असेसमेंट ईयर के अंदर, इस प्रीवियस ईयर के अंदर वो जो है वो क्या हुआ रिसीव हुआ। बोले तो 1/4/2023 के बाद हुआ। तो अगर इस साल मिला तो इसी साल ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा टैक्सेबल। तो 1/4/2023 से जो है क्या हो जाएगा इसी पीरियड में 1/4/2023 से 31/3/2024 के पीरियड में आपको रिसीव हुआ और इसके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल। तो आंसर जो आएगा वो क्या 23-24। आगे बढ़िए। एन एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर क्या होता है कवर होता है। तो सैलरी जो होती है ना जो हम कंप्यूट करते हैं फॉर 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीट ईयर सर्विस शैल बी लास्ट ड्रॉन सैलरी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे आर जिसने क्लेम कर ली एग्जेम्पशन ऑफ ग्रेचुटी इन द पास्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख। आर एक पर्सन था और उसने जो है वो 3 लाख रुपए की ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन जो है वो क्या कर ली क्लेम कर ली। वर एंटाइटल्ड टू द ग्रेचुटी फ्रॉम द प्रेजेंट और सेकंड एम्प्लॉयर। अब उसको जो है सेकंड एम्प्लॉयर ने जो है वो ग्रेचुटी दिया कितना 6 लाख रुपए का इन द प्रीवियस ईयर 23-24 में, क्योंकि वो रिटायर हो गया 25/10/2023 को। आर शेल बी एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन टू द मैक्सिमम अमाउंट कितना। अब ये बताओ आर को देखो एक एम्प्लॉय को अपने लाइफ टाइम के अंदर जो है टोटल मिला के 20 लाख रुपए की लिमिट मिलती है एग्जामिशन की ग्रेचुटी की। 3 लाख की वो क्लेम कर चुका है और अब जो ग्रेचुटी मिली वो कितने मिली है 6 लाख। तो उसको मैक्सिमम जो है कितने मिलेगी एक्चुअल और रिमेनिंग। रिमेनिंग कितनी रहेगी 17 विच एवर इज लेस। 20 में से 3 चले गए तो रह गए कितने 17 और 6 जो एक्चुअल में रिसीव हुआ विच एवर इज लेस। तो लेस जो है वो क्या 6। तो 6 लाख रुपए की जो है उसको क्या मिल जाएगी लिमिट मिल जाएगी। तो 22 का जो आंसर बनेगा वो क्या सी। आगे द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विद फर्नीचर। एम्प्लॉय को जो है वो क्या मिला फर्नीचर मिला कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर मिला अलोंग विद हाउस और साथ में घर मिला विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2023। द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर टू बी इंक्लूड इन द वैल्यूएशन ऑफ द अनफर्निश्ड हाउस शैल बी। तो बताओ फर्नीचर की वैल्यू क्या होगा। तो अगर मान लो आपको अपने एम्प्लॉयर से जो है वो क्या मिलता है फर्नीचर मिलता है कोई भी एसेट मिलती है तो उसकी 10% ऑफ द कॉस्ट हम क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं। आपको कब मिला जो फर्नीचर है वो कितने का 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख का 10% जो है वो कितना हो गया 15,000। लेकिन फर्नीचर मुझे मिला कब फर्नीचर मुझे मिला है 1/7/2023 को। तो 1/7/2023 से 31/3/2024 कितने महीने हो गए 9 मंथ्स। तो आप बताओ 9 मंथ्स के लिए 15,000 तो पूरे साल के लिए, तो 9 महीने के लिए कैसे करोगे 9/12। तो आंसर क्या आएगा 11,250। आगे आर ओन ए हाउस इन विच ही लिव। आर के पास में घर है जिसके अंदर वो खुद रहता है। उसका जो एम्प्लॉयर है उसने रिम्बर्स कर दिया उसको द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंटिंग 5,000। आर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है और वो बिल का जो है वो पेमेंट रिम्बर्समेंट कर दिया किसने एम्प्लॉयर ने। किसने एम्प्लॉयर ने। तो ये क्या प्रिक्विजिट है या नहीं है। क्या ये आपको फैसिलिटी मिल गया नहीं मिल गया मिल गया। और ये जो फैसिलिटी है ये क्या है ये सबके लिए टैक्सेबल है चाहे आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो। तो बोथ स्पेसिफाइड एज वेल एज अदर एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड क्या होता है बताना एक बार। जो किसी कंपनी में क्या डायरेक्टर है या जिसके पास में जो है वो क्या 20% और मोर जो है वो क्या वोटिंग राइट है। और या तीसरी कंडीशन जिसकी सैलरी की इनकम 50,000 रुपए से क्या एनुअल सैलरी जो है 50,000 से क्या ज्यादा है वो स्पेसिफाइड होता है। आगे आओ एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड फ्री फैसिलिटी ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा टू हिज एम्प्लॉय। ठीक है जी जिसको वो यूज करता है पार्टली ऑफिशियल के लिए एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस।
ठीक है जी। एक्चुअल अमाउंट जो खर्चा किया एम्प्लॉय ने वो था 10,000 रुपए, और जो सैलरी थी एम्प्लॉय की वो थी कितने, 2 लाख रुपए। तो वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे देखेंगे कितना खर्चा जो है वो किया गया किसके लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए, और कितना खर्चा किया गया पर्सनल पर्पस के लिए। दोनों में बाइफर्केशन कर लेंगे और अकॉर्डिंगली जो है जितना पैसा, जैसे मान लो 10,000 रुपए खर्चा किया और ऑफिशियल पर्पस के लिए 40% और इसके लिए 60, तो 40% एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 60% बोले तो कितना, 6,000 रुपए परक्विजिट्स की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। आपको सैलरी में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे आंसर जो आएगा वो क्या, प्रोपोर्शनेट अमाउंट फॉर द पर्सनल यूज, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। आगे, आर इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी, आर को जो सैलरी मिलती है कितना, 10 लाख रुपए पर मंथ। इसका मतलब पूरे साल की सैलरी जो है वो कितनी होगी, 10 लाख इंटू में 12 बोले तो 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसको क्या मिलती है, सैलरी। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 12% ऑफ सैलरी टू द एम्प्लॉय रिकॉर्डेंस प्रोविडेंट फंड, ठीक है जी। 12% तक क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन एक नया रूल निकाला, क्या, 12% तक एग्जेम्प्ट है प्रोवाइडेड वो जो अमाउंट है वो 7.5 लाख रुपए तक ही हो। अगर वो 7.5 से ऊपर होगी तो ऊपर का अमाउंट सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो बोलते हैं सच कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर शेल बी, तो उसके लिए क्या होगा, तो जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया वो पूरा का पूरा क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, प्रोवाइडेड वो 7.5 लाख रुपए तक होना चाहिए। अब ये देखो उसकी सैलरी कितनी है, सैलरी है सर 10 लाख रुपए पर मंथ, तो 12 महीने की कितनी होगी, 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख का 12% कितना हो गया, 14 लाख 40 हजार। एम्प्लॉयर ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, 12%, बोलते 14 लाख 40 हजार। लेकिन रूल क्या है, 7.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, तो 7.5 तक एग्जेम्प्ट और बाकी 6,90,000 रुपए जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो क्या बोलते हैं, ये अमाउंट जो फुली एग्जेम्प्ट है, बट द कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर एक्सीडिंग 7.5 लाख, बोले तो कितना, 6,90,000। 7.5 से ऊपर कितना, 690, शेल बी टैक्सेबल एज ए परक्विजिट्स इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, सी। आगे बढ़ो, आर इज प्रोवाइडेड विद इंटरेस्ट फ्री लोन, आर को जो है वो क्या मिल गया, एम्प्लॉयर की तरफ से इंटरेस्ट फ्री लोन मिला बाय द एम्प्लॉयर फॉर परचेज ऑफ द हाउस। वैल्यू ऑफ दिस परक्विजिट शेल बी, तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम यहां पे अगर रेंट फ्री लोन मिला तो फिर क्या होगा, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया, तो वहां पे हम लोग जो वो चेक करते हैं कि एसबीआई का रेट क्या है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द रेट चार्ज बाय द एसबीआई, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो इस लोन पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है वो हम रेट निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी हमारा लोन अमाउंट है उससे, और वो जो इंटरेस्ट का जो वैल्यू निकल के आएगा, अमाउंट जो निकल के आएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो क्या, सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द रेट चार्ज बाय एसबीआई ऑन फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ऑन द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। आगे बढ़े, टी एंड स्नैक्स आर प्रोवाइडेड बाय एक्स टू एम्प्लॉय इन द ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिशियल आवर। अगर ऑफिशियल आवर्स के अंदर अगर मान लो आप अपने एम्प्लॉयज को जो है वो चाय पानी और स्नैक्स प्रोवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू जो है एम्प्लॉयज के लिए क्या होती है, एग्जेम्प्ट। वैल्यू क्या आएगा, नील। आगे बढ़ो, द एम्प्लॉयर एक्स लिमिटेड गिव ए गिफ्ट, एम्प्लॉयर ने जो है वो गिफ्ट दिया ऑन द मैरिज ऑफ द सन ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बेटे की मैरिज थी और उसके ऊपर एम्प्लॉयर ने क्या दे दिया, गिफ्ट दे दिया। तो बोलते हैं जो गिफ्ट दिया गया शेल नॉट बी ए परक्विजिट्स इफ द वैल्यू, ये गिफ्ट जो है वो परक्विजिट्स नहीं माना जाएगा, बोले तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर उस गिफ्ट की वैल्यू 5,000 रुपए से क्या कम है, बिलो 5,000। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या बोलता है, एम्प्लॉयर हैज गिवन लैपटॉप, एम्प्लॉयर ने लैपटॉप कंप्यूटर दिया पर्सनल यूज के लिए एम्प्लॉय को, एग्जेम्प्ट होता है। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर अगर मिलता है पर्सनल यूज के लिए एम्प्लॉय को तो वो क्या, एग्जेम्प्ट होता है, चाहे वो एम्प्लॉय को मिले चाहे एम्प्लॉय के घर वालों को मिले, तो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। तो बोलता है द एम्प्लॉयर हैज गिवन ए लैपटॉप कंप्यूटेड फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द एम्प्लॉय, तो वो क्या है, द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट शैल बी नील। ठीक है, व्हाट विल बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा, अगर वो लैपटॉप जो है वो दिया गया पर्सनल यूज ऑफ द सन ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बेटे के लिए, तो वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी योर आंसर इफ इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर के अलावा वीडियो कैमरा दिया गया एम्प्लॉय को तो फिर क्या होगा, तो वो एम्प्लॉय के लिए फैसिलिटी है और वहां पे अमाउंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 10% ऑफ द कॉस्ट। तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट वो हमारे लिए क्या होगी, परक्विजिट्स की वैल्यू होगी। ओके जी सर, लो जी, ये आज हमने शुरुआत करी है हमारे 50 डेज का जो हमारा चैलेंज है उसका फर्स्ट डे हमने जो है वो निपटाया और इसके अंदर हमने 30 बढ़िया वाले इनकम टैक्स के एमसीक्यू से वो करें। आप इनको बढ़िया तरीके से कर लीजिए, ओके, और जरूर करना है, छोड़ के मत जाना। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट आपके एग्जाम पर्पस के लिए, इनको जरूर करके जाना, ठीक है ना जी। तो यह था फर्स्ट डे, हमने निपटा लिया। अब मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ में। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे भी कर लीजिए ताकि कल जैसे मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आपकी तैयारी और भी बढ़िया वाली, ठीक है ना जी सर। चलो एक बार के लिए इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।